हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस कैम। तो हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस कैम और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इक्वेशन जिसका नाम है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब ये क्या है? देखो लास्ट में जैसा नजर आ रहा है कि वेव इक्वेशन है और आगे एक साइंटिस्ट का नेम दे रखा है, तो एक्चुअली एक वेव इक्वेशन ही है और ये वेव इक्वेशन दिया था अरविंद स्क्रोडिंजर ने। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वेव इक्वेशन किसके लिए दिया गया, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डी ब्रोए हाइपोथेसिस की। क्लियर? हम किसकी बात कर लेते हैं? डी ब्रोए हाइपोथेसिस की। थोड़ा सा एक बेसिक देख लेते हैं इसका, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि एक्चुअल में किसके लिए किया जा रहा है ये। ठीक है, तो हम किसको डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा, और ये ध्यान रहे ये टॉपिक हम कर चुके हैं। डी ब्रोए हाइपोथेसिस हम पूरा कर चुके हैं, सिर्फ उसका हमें रिजल्ट उठाना है। ठीक है, तो डी ब्रोए हाइपोथेसिस के अंदर क्या था? देखिए, डी ब्रोए हाइपोथेसिस के अंदर डिस्कस किया गया था वेव नेचर ऑफ मैटर, जिसको हमने उसमें पढ़ा था नेचर हैज सिमेट्री। नेचर हैज सिमेट्री, इसका मतलब कि मैटर के अंदर पार्टिकल नेचर तो है ही, उसके साथ वेव नेचर भी है। क्लियर? तो डी ब्रोए हाइपोथेसिस में आया था वेव नेचर ऑफ मैटर। इस बात का मतलब कि मैटर जब चलेगा, चाहे स्मॉल साइज हो चाहे लार्ज साइज हो, वो एक वेव नेचर शो करेगा, उसके साथ भी एक वेव जुड़ा हुआ होगा। क्लियर? अब वहां तक तो हमने इन चीजों को पढ़ लिया, कुछ हमने फॉर्मूला भी किए थे कि हम वेवलेंथ वगैरह हम कैसे निकाल सकते हैं। अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में नया क्या आया था कि इन्होंने ये जो मैटर लिया वो इलेक्ट्रॉन की बात की थी। किसकी बात की थी? इलेक्ट्रॉन की बात की थी। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि जो मैटर लिया गया वो एक माइक्रोस्कोपिक मैटर लिया गया, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया गया जो क्या था? इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो अगर यही हाइपोथेसिस अप्लाई की जाए तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स पाथ में होता है। अभी तक हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग आज एक दो पॉइंट इसमें नए आने वाले हैं उस चीज को लेकर कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, और अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, वो एक पार्टिकल है, तो उसमें भी क्या होगा? उसमें भी वेव नेचर होगा। तो उसका जो वेव नेचर को बताने के लिए स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दिया था। क्या दिया? एक इक्वेशन दिया जो क्या शो करेगा? वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो इक्वेशन दिया, और इस इक्वेशन से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में एक अच्छी खासी और इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? हम लेने वाले यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। और इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो वो भी क्या रखेगा? एक वेव नेचर रखेगा। यानी कि फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द, या इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा लिख देते हैं फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन अरविंद स्क्रोडिंजर gives a equation for the wave motion of electron is called, हम ये पूरा लिख सकते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो ध्यान से देख लीजिए। देखो, डी ब्रोए हाइपोथेसिस अगर ध्यान से पढ़ा है तो उसमें हमने ये देखा कि जो बड़े साइज के मैटर होंगे उनका वेव का जो वेवलेंथ है वो हम एक इतना वैल्यू आता है कि अच्छे से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, वेवलेंथ मेजरेबल नहीं थी वो। लेकिन अगर पार्टिकल जितना छोटा होता है उसकी वेवलेंथ उतनी मेजरेबल होती है। ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया है।
क्लियर? तो वही है कि फॉर ए मूविंग इलेक्ट्रॉन अरविंद स्क्रोडिंगर गिव इक्वेशन फॉर द वेव मोशन। क्या बता रहा है वो? वेव मोशन बता रहा है। वेव मोशन का मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक वेव नेचर को शो करेगा और उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया जिसको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला गया। क्लियर? अब हम देखते हैं कि वो इक्वेशन था क्या। वो इक्वेशन क्या था? तो इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो उस इक्वेशन के अंदर देखो क्या था, डी स्क्वायर साई, यहां पर एक साई है, पूरा देखेंगे क्या है, कैसा है, कैसे बताए जाएंगे। आप इसमें नोट कर पा रहे हो कि एक तो डबल डिफरेंशिएशन है। क्या है? डबल डिफरेंशिएशन है। और एक आप क्या नोट कर पा रहे हो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है? क्या नजर आ रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। क्लियर? और अब इस इक्वेशन में वेव नेचर भी शो हुआ और इससे हमने कुछ अलग चीजें भी हम निकालने वाले हैं। जरा देखिए ध्यान से। डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वाई और फिर जेड। 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन था। अब एक पॉइंट और कर लीजिए, हमें इस इक्वेशन को सिर्फ पढ़ना है, इससे मिलने वाले इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है। इक्वेशन कैसे बना उसमें हमें नहीं जाना। चलिए इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो साई नजर आ रहा है, इस साई को बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन बोलते हैं। और अगर ये वेव है तो वेव में एक उसकी प्रॉपर्टी आती है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो साथ में ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये बताएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बताएगा। क्लियर? अब और देखिए, यहाँ पे एक नजर आ रहा है हमें कैपिटल ई, जो क्या बताएगा? टोटल एनर्जी बताएगा। कि क्या बताएगा? टोटल एनर्जी। यहाँ पे V दे रखा है तो V क्या बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, किस एक मास रह गया, m रह गया, तो वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब सबसे जो जरूरी डिस्कशन है इस इक्वेशन में, वो डिस्कशन है कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स वाई और जेड। ये जो तीन वेरिएबल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे तो ये डिस्कस कर लिया कि इक्वेशन किसके लिए था, क्या बता रहा है। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा एक डिफरेंट पार्ट आने वाला है जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि अभी तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो हम बताते हैं सबसे पहला आंसर हम बोलते हैं कि सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है? या ऑर्बिट भी हम लिखते हैं। अब हम आगे इस इक्वेशन का यूज करके, क्योंकि इसमें तीन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, ठीक है, इन तीनों का यूज करके हम निकालने वाले हैं या हम कुछ इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। जो क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग कह लो, या पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग कह लो। हमें ये बताना है इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलता है। तो पहले तो इसकी बात करते हैं कि जो एक्स वाई और जेड है ये क्या है? ये थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या है? थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं। और जब हम एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन भी कितनी हो जाती है? तीन हो जाते हैं। तो थ्री कोऑर्डिनेट्स इन 3D, यानी तीनों डायरेक्शन टाइप के कोऑर्डिनेट हो गया। और ये किसके लिए है? which define the अब दो तीन वर्ड चूज किए जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला, या तो हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जब वो अगर वो रिवॉल्व कर ही रहा है तो एग्जैक्ट पोजीशन तो हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे या तो हम पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं या हम प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है। क्योंकि हम मैं कह दूं कि स्पेस में कोई पॉइंट लगाना है तो आप कहोगे सर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस बताओ, यानी कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताओ। ठीक है? तो विच डिफाइन द प्रोबेबिलिटी
ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग। ये क्या बताने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग बताने वाले हैं। क्लियर? एक्स वाई जेड। अब एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट इससे निकलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन, जब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, तो देखो अब ये जो अभी मैं लिखने वाला हूं, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। ये जुड़ा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक से। एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा क्वांटम नंबर। क्लियर? एक बेहतरीन टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉन का पूरा डिटेल देता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी, सब कुछ देता है। तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, वहां पे हम उनको लिखेंगे N, L, M और S। 4 अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। लेकिन वहां पे एक पॉइंट आएगा कि क्वांटम नंबर कहां से आए। तो 4 में से 3 क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताएंगे, हमें इलेक्ट्रॉन की पूरी मेजरमेंट के बारे में बताएंगे, तो वो यहां से मिलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वी हैव 3 क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं। एक होगा N, L और M। ये पॉइंट मैंने यहां भी लिखा है और इसको मैं आगे भी यूज करूंगा, तो इसको ध्यान रहे। ठीक है? फिलहाल इसकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्वांटम नंबर के बारे में पता ही नहीं है, तो लेकिन यह पता होना चाहिए कि आए कहां से। तो फिलहाल के लिए इतना याद करना है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक नई चीज और सीखते हैं। क्लियर? अब क्या कि अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब जरा समझिए कि जितने भी मॉडल हमने पढ़े हैं, जैसे हम बोहर मॉडल लास्ट में पढ़ के आए हैं, उस बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अभी जो हम इंफॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर है, क्या हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो भी 3D है। वो भी क्या है? 3D है। वो 1 प्लेन 2 प्लेन 1D 2D नहीं, वो क्या है? 3D है। अब सपोज कर लीजिए कि मैंने ये मान लिया कि एटम का न्यूक्लियस है। क्लियर? अब न्यूक्लियस तो इसके अराउंड होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो भी अब 3D है, इसका मतलब 360 हो गया। अब जब 360 हो गया तो इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये डायरेक्शन आप कह दोगे सर ये तो मान लेते हैं कि ये y हो गया सर, और एक डायरेक्शन ये, या आप कहोगे सर ये तो x हो गया। अब x भी ले लिया, y भी ले लिया, अब कौन सा रह गया? z। तो कुछ ऐसे भी हो सकता है उन दोनों के बीच में, यानी कि तीनों एक दूसरे में 90 डिग्री हो सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ना वो भी 3D में। अगर एटम 3D है, एटम का स्ट्रक्चर अगर 3D है, सो 3D, so electron motion also in x, y और z डायरेक्शन, वो भी किसमें होगा? z डायरेक्शन में होगा। तो अब हम एक नया डेफिनेशन उठाने वाले हैं। किसका? हम डेफिनेशन उठाने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का। किसका उठाने वाले हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल का एक डेफिनेशन उठाने वाले हैं। इसका मतलब जो अभी तक हम KLM बना रहे थे, एक्चुअल में वो क्या होगा? एक रीजन होगा, एक 3D रीजन होगा, स्पेस होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी हम XYZ की भी बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? XYZ की भी, यानी कि हम एक एग्जैक्ट पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एग्जैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब इसको थोड़े पहले वाले टॉपिक से और जोड़ो जरा। इससे पहले हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, जिसमें हम की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। अब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसका मास भी है, उसकी एक वेलोसिटी भी है, तो मास इनटू v क्या बन गया? यानी कि मोमेंटम तो इलेक्ट्रॉन के पास भी है और घूम रहा है तो मोशन में भी है, तो पोजीशन और मोमेंटम तो एक साथ नहीं निकाल सकते। तो वही एरर वाली बात हो गई, एरर वाली बात हो गई। इसका मतलब एक लगभग पोजीशन बताने वाले हैं। क्लियर? ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब द 3D रीजन around the nucleus where
इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब कि 90% से ऊपर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि एक ऐसा रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, 3D रीजन है। कौन सा रीजन है, एक 3D रीजन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, वाई का होगा, जेड का होगा, तो हम लगभग पोजीशन बता पाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे, हम पॉसिबिलिटी ही बोलेंगे। क्लियर। अब आता है कि ये जो पॉसिबिलिटी वर्ड है एक्चुअल में ये क्या बताएगा। अब हम एक पॉइंट और सीखने वाले हैं इससे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का ये नया डेफिनेशन आ गया। अब हम एक पॉइंट और सीखने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर। क्या बोलने वाले हैं उसको, हम बोलने वाले हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होगा, जरा समझाते हैं इसको। अब बात पूरी चली गई 3D पर। किस पर चली गई, 3D पर चली गई, एक्स वाई और जेड पर चली गई। क्लियर। अब जरा देखिए कि जब मैं पुराना कुछ बनाऊं तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा के, ये रहा एल और एम। फिलहाल में ये पुरानी चीजें हैं। अब 3D पे आ गए तो मैं कुछ नया बना रहा हूं कि ये रहा न्यूक्लियस। अब रीजन दिखाना, मान लो के है, ये पहला सेल हो गया। अब मैं रीजन बनाऊं तो मैंने कह दिया कि जो के है वो यहां से स्टार्ट होगा, और एक्चुअली इसके ऊपर दिखेगा आपको, लेकिन ये साइड में है, 3D है, इसको जरा कोशिश करना समझने की। ये एक रीजन बना दिया मैंने यहां से लेकर यहां तक। क्लियर। और मैंने इस रीजन के अंदर ये पूरा ही के है, इसका नहीं के एल, ये पूरा ही के है, और इसके अंदर मैंने डॉट्स लगा दिए। क्या लगा दिए, मैंने डॉट्स लगा दिए अलग अलग जगह पे। अब ये डॉट्स क्या बताएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, यहां, मतलब कि यहां अगर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया मतलब मैं न्यूक्लियस के पास आ गया, मैंने यहां डार्क कर दिया मतलब मैं न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर चला गया। तो न्यूक्लियस के पास यानी कि सेल के अंदर की तरफ भी हो सकता है और सेल से बाहर की तरफ भी हो सकता है, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। समझ गए बात को। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेफिनेशन अगर हमें लिखना पड़े, हमें अगर डिफाइन करना पड़े, तो हम क्या लिखेंगे कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल द possibility of electron finding is represented by dots। तो ये जो डॉट्स है ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे। अब जरा समझो कि के हो गया, तो अब बीच में स्पेस आएगा, अभी एल पे जाना है, तो एल का रीजन अलग होगा। अब मैं एल बनाऊंगा तो एल यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, ये पूरा रीजन किसका आ जाएगा, एल का। तो ये एक्चुअली रीजन है, ये 3D रीजन है। क्लियर। तो ध्यान रखना कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वो वेव मोशन के लिए एक इक्वेशन दिया गया, और उससे हम 2-3 चीजें और भी सीखते हैं। क्लियर। तो ये पूरा था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर। और अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स।